आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मौसम जब भी बदलता है, यानी गर्मी से ठंड की तरफ हम बढ़ते हैं या ठंड से गर्मी की तरफ, तो इस दौरान कई लोग एलर्जी की शिकायत करते हैं। अभी का ये मौसम देख लीजिए, फ़िलहाल एयर पोल्यूशन भी है साथ में, तो ऐसे में ये परेशानी आम हो जाती है। जो लोग इस दौरान एलर्जी के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए मौसम का बदलना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। बदलते मौसम में जब आपकी एलर्जी हो तो उसे सीजनल एलर्जी कहते हैं। जैसे नाक का बंद होना, छींकें आना, कंजेशन, नाक बहना, सिर दर्द और कई ऐसी दिक्कतें हैं जो लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। साथ ही जो लोग पोलन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं या जिन्हें अस्थमा है, उन्हें इस दौरान ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत हो जाती है। तो कैसे आप इस बदलते मौसम में खुद का ख्याल रख सकते हैं? कब एलर्जी होना इस मौसम में आम होता है और कब गंभीर? आज हेलो डॉक्टर में बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं डॉक्टर कीर्ति सबनीस, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कीर्ति आपका आज तक रेडियो पर। हेलो खुशबू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, डॉक्टर कीर्ति, हम लोग पहले भी बहुत टॉपिक्स पर, कई और टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं और आज हम लोग सीजनल एलर्जी पर बात करने वाले हैं, जो अभी फिलहाल का मौसम है जिसमें हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कई तरह की एलर्जीज लोगों को होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि ये जो हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आने वाला मौसम है, अभी जो फिलहाल मौसम चल रहा है, दिवाली के बाद पोल्यूशन है, कई सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह की एलर्जीज लोगों को हो सकती है? अभी जो सीजन है, हम लोग का एलर्जी का सीजन एक्चुअली 2 बार रहता है। फर्स्ट सीजन जो रहता है मार्च टू अप्रैल और सेकंड सीजन जो रहता है अगस्त टू अक्टूबर। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट एलर्जी जो मार्च टू अप्रैल रहते हैं, देयर आर मेनली प्लांट पोलन्स की वजह से रहते हैं, एंड जो अगस्त टू अक्टूबर रहता है इट इज मेनली पोलन ग्रास रिलेटेड, क्योंकि सीजन ड्राई हो जाता है। ऑल्सो बहुत सारे त्योहार के वजह से थोड़ा गैस एयर पोल्यूशन का, एयर क्वालिटी जो हम लोग बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए एडिशन टू दैट वो एक फैक्टर है जो एलर्जीज बढ़ाता है। तो दूसरा, ये हम लोग बात मुंबई की कर रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा कोल्ड होता है, टेम्परेचर और नीचे जाता है, जैसे कि दिल्ली, नॉर्थ साइड एरियाज ऑफ इंडिया में थोड़ा पोल्यूशन क्वालिटी और एयर का जो पर्टिकुलेशन होता है वो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्मॉग जो बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग रहता है, उसके वजह से भी एलर्जी ज्यादा पाए जाते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन फॉर एलर्जी। जैसे कि छींक आना, नाक बहना, ये सब चीजें तो डॉक्टर कीर्ति कई मौसम में होती रहती है हमेशा, मतलब अगर कभी भी हो सकती है। लेकिन ये जो सीजनल एलर्जी है पर्टिकुलरली, उसको कैसे हम फिगर आउट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज हमारे साथ हो रही है, जैसे छींकी आ रही है, छींक आना तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन कैसे ये समझेंगे कि हाँ, ये जो छींक आना है ये एक सीजनल एलर्जी में बदल गई है? एक तो कैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छींक इज बहुत कॉमन सिम्टम है, तो ऐसा नहीं कि छींक आएगी तो आपको एलर्जी ही है। ये सीजनल एलर्जी है, मतलब ये सबको नहीं होता है, किसी का टेंडेंसी रहता है एलर्जी का। मतलब क्या है कि एलर्जी ये है कि बॉडी का टेंडेंसी है, नॉर्मल जो हम लोग के अराउंड चीजें रहती हैं, जैसे कि एयर, डस्ट, पोल्यूशन, फंगस, पोलन, फ्लावर्स, कोई पर्टिकुलर फूड, इसके लिए हम लोग का बॉडी इज मोर सेंसिटिव। अभी हर एक को एक ही टाइप का एलर्जी रहेगा ऐसा नहीं है, और एक पर्सन को बहुत सारे स्टिमुलेंट्स की वजह से एलर्जी रहेगा। तो ये हम लोग को, इसीलिए इसको सीजनल बोलते हैं कि इट विल रिपीट इन ईच सीजन अराउंड द सेम टाइम। ये सीजन ऐसा भी है कि जो एलर्जी से सिमिलर प्रॉब्लम है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, उन लोगों को ये अस्थमा का एग्जैसरबेशन, जो अस्थमा का सीवियरिटी या अस्थमा का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है। तो ये एलर्जी का सिम्टम्स है कि पर्टिकुलरली एक ही चीज को एक्सपोज होने के बाद होता है। जनरली उसको सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट को डायरेक्टली छींक आने से पहले कि कभी कभी इची आईज, इची नोज, कभी कभी स्किन एलर्जीज, रैशेस, ये भी अदर सिम्टम्स रहते हैं। नॉट सिर्फ छींक आएगा ऐसा नहीं होगा, ये भी सिम्टम्स उसके साथ में आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये
पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब सपोज आपको डस्ट एलर्जी है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर परफ्यूम का एलर्जी है, तो आपको इसका एक्सपोजर होने के बाद, इसके प्रभाव में आने के बाद ये चीजें बार बार होती रहेंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है इसको सीजनल एलर्जी बोलने के लिए। जी। और ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे पोल्यूशन है, दिवाली के बाद के जो दिन होते हैं वो जो पराली जलती है तो भी पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये पोल्यूशन कितना सीजनल एलर्जी को ट्रिगर करता है? एक्चुअली सीजनल एलर्जी को पोल्यूशन काफी हद तक ट्रिगर करता है। वो दैट इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना डेंसिटी पोल्यूशन आपके यहाँ पे हुआ है। तो क्योंकि ये जब क्रैकर्स में, पटाखे में जो केमिकल्स यूज होते हैं, दोज आर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज होते हैं, तो इसका एक्सपोजर हम लोग को इतना रूटीन नहीं रहता है। तो नॉर्मल जिनको एलर्जी नहीं है, जिनका एलर्जी टेंडेंसी नहीं है, उनको भी इससे एलर्जी हो सकती है। तो जिनको एलर्जी का ऑलरेडी टेंडेंसी है, जो सेंसिटिव है, उनको तो ये परेशानी ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली इन लोगों को प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, और क्या प्रिकॉशंस लेना है हम लोग आगे के डिस्कशन में वैसे भी करेंगे। जी। और ये जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें साइनस का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीजनल एलर्जी को लेकर उन्हें कितना सतर्क रहना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन्हें किस तरह की मतलब गंभीर समस्याएं हो सकती हैं सीजनल एलर्जीज की वजह से? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खुशबू। लोगों को सिवियरिटी ऑफ अस्थमा उनका जैसा है, मतलब पहले के मेडिसिन उनको कितने रेगुलरली ले रहे हैं, फॉलोअप उनका उनके डॉक्टर के साथ कितना हो रहा है, और हर एक आदमी का सेंसिटिविटी लेवल इज डिफरेंट। तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि नॉट हर अस्थमा के पेशेंट को आप दिवाली के या फिर पेरी सीजनल वैरायटी में प्रॉब्लम होगा ही। लेकिन अगर उनको पोल्यूशन का एक्सपोजर ज्यादा हो गया, उन्होंने प्री मेडिकेशन, जैसे कि हम लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि अगर उनका एलर्जीज रेगुलर हैं, उनको हर उसी पीरियड में एलर्जी होता है या अस्थमा का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है, तो उनको उनके अस्थमा के मेडिसिन अच्छे से रेगुलराइज करने चाहिए। जो उनका अस्थमा का, सपोज अभी अक्टूबर मंथ में उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो फ्रॉम सितंबर, बिकॉज ये अस्थमा के मेडिसिन या फिर कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन का असर विद इन स्टेबिलाईज करने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 days लगते हैं। तो उसके पहले एटलीस्ट अ वीक उनको नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं उसके पहले मेडिसिन मेक श्योर कि वो अच्छे से ले रहे हैं, रेगुलर उनका इनहेलर ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर टैबलेट पे अगर रहेंगे, कोई एलर्जी के लोग अगर माइल्ड एलर्जी रहेंगे तो विद टैबलेट वी कैन मैनेज। तो उनको वो मेडिसिन रेगुलरली, अभी अक्टूबर में अगर उनके सिम्टम्स आते हैं तो फ्रॉम सितंबर ओनली दे शुड मेक श्योर कि उनका डॉक्टर से फॉलो अप होकर वो मेडिसिन अच्छे से एडजस्ट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टेंट उनका रिलीफ मिलना डिफिकल्ट होता है, फिर उनको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। तो एडजस्ट उनका मेडिसिन पहले से ही कर लेंगे तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और डॉक्टर कीर्ति, ये तो आपने मतलब अस्थमा के पेशेंट्स और साइनस के पेशेंट्स को लेकर पर्टिकुलरली आपने ट्रीटमेंट बता दिया कि आपको क्या किस तरह की सावधानी बरतनी है, लेकिन मैं इन जनरल भी पूछ रही हूँ कि जब सीजनल एलर्जी से कोई परेशान हो रहा हो, आगे जो ये फिलहाल मौसम है और आगे भी जो होगा, उसमें किस तरह की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं घर पर ही? सबसे पहले तो मतलब डॉक्टर के पास तो बाद में हम जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे होम रेमेडीज ही पूछना चाहती हूँ कि इन जनरल किस तरह के ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सीजनल एलर्जी से बचने के लिए। सीजनल एलर्जी के बचने के लिए हम लोग काफी सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि ये एलर्जी से रिलेटेड है। हम लोग को पता है कि हम लोग को कौन सी चीज का एलर्जी होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जितना हो सके उतना एलर्जन, आपको जिसका चीज का एलर्जी है उससे एक्सपोजर कम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज है जैसे कि मेनली एलर्जी से रिलेटेड सिम्टम्स, नोज कंजेशन, आई वाटरिंग, आई कंजेशन, यही सिम्टम्स रहते हैं। आप पहले से ही आप ये सीजन के लिए रेडी रख के लोकल जहाँ पे नाक पे काम करने के लिए या फिर आंख पे काम करने के लिए लो डोज कंजेस्टेंट्स के या फिर लो डोज स्टेरॉइड के स्प्रेज अवेलेबल रहते हैं, जिनका बाकी जगह पे स्टेरॉइड का जैसा कि बाकी का साइड इफेक्ट होते हैं, ये स्प्रेज के इतने साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। तो वो आप पहले से ही मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके प्रिक्योर करके रख सकते हैं और अगर प्रॉब्लम हुआ तो यूज कर सकते हैं। ये दूसरी चीज। बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि ये पोल्यूशन से रिलेटेड है
एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, तो हम लोग अगर घर में एयर प्यूरिफायर लगाएंगे तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है इसका। लेकिन एयर प्यूरिफायर लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में एयर प्यूरिफायर लगाएंगे तो आपको एलर्जी का परेशानी बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन ये अगर बाकी का आपका मेडिसिन, आपका एलर्जी का एक्सपोजर, आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल अच्छा है तो और फिर भी आपको एलर्जीज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो फिर आई विल सजेस्ट आप एयर प्यूरिफायर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एयर प्यूरिफायर से ही आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, एग्जासर्बेशंस कम। अब मैं आपसे स्किन जो रैशेस होती हैं, जैसे एक्जिमा का कोई पेशेंट है जिसे सोरियोसिस है और उसे उस वक्त सीजनल एलर्जी हो जाए तो मतलब स्किन रैशेस को लेकर मैं पूछ रही थी आपसे कि उसको लेकर क्या पर्टिकुलर हम ध्यान रख सकते हैं। स्किन रैशेस कभी कभी बहुत ही ट्रबलसम हो सकते हैं और इट समटाइम्स पब्लिकली इफ इट इज देयर इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दोज रैशेस आल्सो। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। इसीलिए अगेन एलर्जी से रिलेटेड है तो हम लोग को उसका जो मेन इम्पोर्टेंट, कभी कभी फूड एलर्जीज की वजह से इचिंग होता है, पर्टिकुलर अगेन परफ्यूम सोप से एलर्जी होता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन एलिया एलर्जी इज आपको जो उसका एलर्जी करने वाला एलर्जेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग को अवॉइड करना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। लेकिन बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता है, हर बार एलर्जेन आइडेंटिफाई होगा ये नहीं होता है। तो इसीलिए स्किन एलर्जीज के लिए अगेन जितना हो सके हम लोग को ऑल्सो सन प्रोटेक्शन कंप्लीट रखना है, जैसे कि यूवी राइज से सनस्क्रीन एक्सपोज पार्ट पे यूज करना है। इससे भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा। सेकेंड, फ्यू मेडिसिन मेनली ऑइंटमेंट बेस्ड या फिर बहुत ज्यादा सीवियर आपको एलर्जी, स्किन एलर्जी जैसे कि समटाइम्स लोगों को आंख सूजना, लिप को स्वेलिंग आना, सांस का तकलीफ आना, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा आपको पहले हुआ है, लिप सूजना, आंख सूजना, सांस का तकलीफ होना, तो इट इज आपका स्किन एलर्जी सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं है, वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग हमेशा एक इमरजेंसी के लिए स्प्रे प्रिस्क्राइब करते हैं जो आप कैरी कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अभी अभी स्किन एलर्जीज का बाउट होने वाला है या फिर इचिंग बढ़ने वाला है या फिर ब्रीदिंग का इश्यूज होने वाला है तो आप वो स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा वो लोगों को स्मॉल डोज एड्रेनालिन का स्प्रे रहता है वो देते हैं। जी डॉक्टर, अभी तो आपने मुझे मतलब ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस होती हैं वो आप कब ले सकते हैं और किस तरह से आप होम रेमेडीज भी अपना सकते हैं इन सीजनल एलर्जी से बचने के लिए। लेकिन मैं आप सब आगे की बात ये करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें करने के बावजूद अगर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करें, आगे भी बढ़े, ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर के पास कब किस स्टेज पर जाना चाहिए, कब मतलब ये जो नॉर्मल चीज़ें सीजनल एलर्जीज नॉर्मल हैं लेकिन कब ये गंभीर समस्या बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वो दो चीजें हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स को बाकी के मेडिसिन भी है और ये मेडिसिन का और उसका इंटरेक्शन हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगर आपने एलर्जी पहले आइडेंटिफाई किया है तो बेटर रहेगा कि आप आपके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पहले से ही ले ले कि अगर मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन आप दे के रखिए कि अगर प्रॉब्लम बढ़ गया तो मैं जाके डॉक्टर से ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ले सकूँ। ये पहली बात। दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन का जो था कि अगर वार्निंग साइंस क्या रह सकते हैं कि ये सिर्फ घर पे ठीक नहीं होगा, तो जैसे मैंने अब डिस्कशन में बोला जो साइंस है जिससे आपका सांस का तकलीफ हो रहा है, मतलब एलर्जी इतना बढ़ गया है कि आपका स्वेलिंग बढ़ के कभी कभी सांस के लिए तकलीफ होगा। अगर मुंह का या फिर गले का पार्ट का अगर स्वेलिंग अंदर से, आपको बाहर से वैसे दिखेगा नहीं, इसका स्वेलिंग ही दिखेगा, बढ़ रहा है तो फिर यू शुड नॉट, आप घर पे वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल पे असर हो सकता है। दूसरा, अगर आई साइट बहुत ही ज्यादा आई स्वेलिंग और वाटरिंग हो गया है, कभी वेरी रेयरली, कॉमनली नहीं होता है बट समटाइम्स आपका आई विजन जो बाहर से अंदर आई के पार्ट को ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको सपोज आई का बाहर का जो पार्ट है उसको स्वेलिंग आ गया तो वो रिड्यूस करने के लिए कभी कभी आपको इंजेक्शन या फिर स्टेरॉइड्स का, टेम्पररी स्टेरॉइड का जरूरत पड़ सकता है, तो वो आप घर पे मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो ये दो चीजें हैं जिसके लिए आपको डेफिनेटली घर पे वेट नहीं करना है, इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस लेना है। अगर आपको लंबा टाइम से एलर्जी है, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ मेडिसिन ट्राई किया बट विद इन 3 to 4 days ये सब एलर्जी के सिम्टम्स कम होने चाहिए। अगर कम नहीं हुए
then also you should see your doctor. और एक आखिरी सवाल मेरा बच्चों को लेकर, क्योंकि उन्हें सीजनल एलर्जी से बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को लेकर ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लेकर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को खासकर ये जो सीजनल एलर्जीज है उससे कैसे बचा सकते हैं पेरेंट्स? दो चीजें हैं बच्चों के लिए, सीजनल एलर्जीज और बच्चों लोगों में कॉमन वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो दोनों के सिम्टम्स इनिशियली बहुत सिमिलर रहते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है कि ये एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है। तो पहले ये हम लोग को सतर्क रहना है कि ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है। अगर बुखार है बच्चों को 3 डेज के ऊपर, तो ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए इफ बुखार मोर देन 3 डेज है तो। अगर ये प्योर एलर्जी है तो जनरली एलर्जी इन चाइल्डहुड इट इज कॉमन, जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं, ये मल्टीपल रिपीटेड एक्सपोजर्स के वजह से एलर्जी को टॉलरेंस इसको बोलते हैं कि एलर्जी आउटगो एलर्जी कम होना ये हो सकता है। हर एलर्जीज में ऐसा होता है ऐसा नहीं, लेकिन अगर माइल्ड एलर्जीज रहेंगे तो ये बच्चे जैसा एज बढ़ा जाएगा वो कम भी होते हैं। तो जब भी एलर्जीज के मल्टीपल एपिसोड्स आ रहे हैं और जैसे मैंने उनका स्कूल अटेंडेंस स्कूल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको रेगुलर मेडिसिन या फिर कभी कभी हम लोग एक सेपरेट थेरेपी रहता है जिसको डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल डोज में एलर्जी को एलर्जन जो इसका वजह से एलर्जी है उसको एक्सपोज करके उनको टॉलरेंस बना देना, उनको उनका बॉडी को जो हाइपर रिएक्शन हो रहा है वो बॉडी का हाइपर रिएक्शन कम करना, ये कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो हम लोग बच्चों में ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एलर्जी है कि वायरल इन्फेक्शन है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति हमसे बात करने के लिए इस पर। धन्यवाद खुशबू, ऑलवेज माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाज़त मुझे, नमस्कार।